अगर मैं पूछूं कि दहेज के मामले में सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, तो शायद 90% लोगों का जवाब होगा कि दहेज लेने वाला। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही आम धारणा है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि अपनी बेटी की विदाई पर उसे खुशी खुशी लाखों रुपया कोई महंगी कार गिफ्ट करने वाला पिता भी कानून की नजर में उतना ही बड़ा अपराधी है। ये सच में एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर लोगों को पूरी तरह से चौंका देता है। बिल्कुल। मतलब समाज में जिसे हम पीढ़ियों से एक परंपरा या स्वेच्छा से दिया गया गिफ्ट मानते हैं, कानूनी नजरिए से उसकी तस्वीर एकदम अलग और मैं कहूँगा बहुत सख्त होती है। और यही वो विरोधाभास है जो आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में है। आज का हमारा मिशन भारत की इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को डिकोड करना है। कोई भावनाएं नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ ठोस कानूनी तंत्र। एकदम सही। और इस मशीनरी को समझने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन स्रोत हैं वे हैं एक विधिक मंच मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट से लिए गए हैं। हाँ, और इन विस्तृत नोट्स में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बिल्कुल, उसकी धारा 3 की एक परत उधेड़ी है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि थानों और अदालतों के बंद कमरों में असल में होता क्या है। ये सफर वाकई बहुत आंखें खोलने वाला होगा, क्योंकि जब हम कानून की बात करते हैं तो वो सिर्फ किताबों में लिखी कोई स्थिर इबारत नहीं है। हाँ, वो तो है। यह एक जीता जागता तंत्र है। अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी के नोट्स को जब हम गहराई से देखते हैं तो उनका विश्लेषण सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, वो इस बात पर जोर देते हैं कि वे नियम जमीन पर लागू कैसे होते हैं। और जैसा कि शुरुआत में जिक्र हुआ, धारा 3 का सबसे बड़ा प्रहार इसी बात पर है कि दहेज लेना और देना दोनों ही समान रूप से गंभीर अपराध है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी बहन की शादी में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से उसे एक कार तोहफे में दे दी। वो इंसान तो सिर्फ अपनी बहन की नई जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत चाहता था ना। हाँ। कोई दबाव नहीं था, कोई मांग नहीं थी, तो क्या पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब कानून किसी भाई के इस कदम को जुर्म कैसे मान सकता है? यही तो सबसे बड़ा पेच है, और यही वो जगह है जहां कानून को भावनाओं से अलग होकर देखना पड़ता है। कैसे? वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स इस क्यों का बहुत ही तार्किक जवाब देते हैं। अगर हम समाज के इतिहास को देखें तो दहेज की मांग हमेशा परंपरा, रीति रिवाज या अपनी खुशी से दिए गए गिफ्ट का मुखौटा पहनकर ही की जाती रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर कानून सिर्फ लेने वाले को अपराधी मानेगा तो हर कोई यही कहेगा कि हमने तो मांगा ही नहीं था। अच्छा, मतलब वो कहेंगे कि इन्होंने अपनी खुशी से दिया है। हाँ, इस लेन देन को, इस पूरी इकोनॉमी को जड़ से खत्म करने के लिए ही कानून दोनों पक्षों को कटघरे में खड़ा करता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझाऊं तो ये किसी भी अवैध वस्तु की खरीद फरोख्त जैसा है। दिलचस्प, बताइए कैसे? मान लीजिए हथियारों या किसी प्रतिबंधित दवा का एक अंडरग्राउंड बाजार है। वहाँ कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ बेचने वाला अपराधी है और खरीदने वाला एकदम मासूम है। एकदम सही बात है। खरीदार और बेचने वाला दोनों ही कानून की नज़र में दोषी होते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर उस अवैध बाजार की डिमांड और सप्लाई को चला रहे हैं। बिल्कुल। जब तक देने वाला मौजूद है, लेने वाले की हिम्मत और मांग दोनों बनी रहेंगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और इसी बाजार को तोड़ने के लिए सजा के प्रावधान इतने कड़े रखे गए हैं। मतलब कितनी सजा हो सकती है इसमें? धारा 3 के तहत इस अपराध के साबित होने पर न्यूनतम 5 वर्ष तक का कारावास तय है। 5 साल? हाँ, न्यूनतम। इसमें कोई रियायत नहीं है। और इसके साथ जो जुर्माना लगाया जाता है वो भी कोई मामूली रकम नहीं होती। जुर्माना कितना होता है? जुर्माने की राशि कम से कम 15,000 रुपए या फिर उस दहेज के मूल्य के बराबर होती है। अच्छा, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर इस कुप्रथा की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए बनाया गया नियम है। न्यूनतम 5 साल की जेल और पूरी रकम की रिकवरी। ये तो कागज पर बहुत ही कड़ा प्रहार लगता है ना? लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए कोई घटना घट गई, किसी ने दहेज की मांग की या लेन देन हो गया। इसके बाद ये पूरी कानूनी मशीनरी हरकत में कैसे आती है? अगर हम किसी एक शिकायत को शुरुआत से अंत तक ट्रैक करें तो पहला कदम क्या होगा? किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का सबसे पहला और शायद सबसे नाजुक कदम होता है
पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, मनीष शुक्ला जी के नोट्स इस पहले कदम की बारीकियों पर बहुत जोर देते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एक आम इंसान के लिए एफआईआर का मतलब सिर्फ पुलिस को जाकर अपनी परेशानी बताना हो सकता है। बिल्कुल, लोग तो बस अपनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन कानूनी नजरिए से ये पूरे केस की नींव है। एक सही एफआईआर में घटना का पूरा विवरण होना चाहिए। मतलब किस तरह के डिटेल्स? सटीक तारीखें क्या थीं, वो मांग या लेन देन किस स्थान पर हुआ, उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। अच्छी ड्राफ्टिंग की शुरुआत इसी पहले कागज से होती है। यह बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब परिवार में विवाद होता है तो भावनाओं का सैलाब आ जाता है। हाँ, वो तो है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने पुलिस स्टेशन जाकर गुस्से में एक बहुत ही विस्तृत, नाटकीय और भावुक कहानी सुना दी। उसने 15 अलग अलग तारीखें बता दी, पति के साथ साथ शहर से बाहर रहने वाले सास ससुर, ननद, देवर, सबके नाम लिखवा दिए। मतलब एक बहुत ही भारी भरकम एफआईआर दर्ज करवा दी। हाँ, तो क्या सिर्फ इस ड्राफ्टिंग के आधार पर पूरी की पूरी फैमिली रातों रात जेल चली जाएगी? देखिए, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि जितनी लंबी और सनसनीखेज एफआईआर होगी, केस उतना ही मजबूत होगा। तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। विधिक मंच के दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए एक बहुत ही गहरी और विपरीत बात सामने आती है। क्या? एक अत्यधिक विस्तृत और नाटकीय एफआईआर असल में शिकायतकर्ता के लिए ही एक बहुत बड़ा जाल बन सकती है। ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी दो-धारी तलवार की तरह है। दो-धारी तलवार? वो कैसे? अगर मैंने सब कुछ विस्तार से लिखवा दिया तो वो मेरे खिलाफ कैसे जाएगा? इसे इस तरह से देखिए। आपने एफआईआर में लिखवाया कि 15 जनवरी की शाम 5 बजे आपके देवर ने दिल्ली के घर में आकर आपसे दहेज की मांग की। ठीक है। आपने एक बहुत ही सटीक और नाटकीय तस्वीर पेश कर दी। लेकिन अब आपने बचाव पक्ष के वकील को हमला करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा टारगेट दे दिया है। अच्छा। अगर बचाव पक्ष अदालत में सिर्फ ये साबित कर दे कि 15 जनवरी की शाम 5 बजे वो देवर तो दिल्ली में था ही नहीं, बल्कि वो बैंगलोर के अपने ऑफिस में था। अरे बाप रे। और उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश कर दे, तो क्या होगा? पूरी की पूरी एफआईआर की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। बिल्कुल। मतलब जो कहानी जितनी ज्यादा बुनी गई होगी, कोर्ट रूम में उसके उधरने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। एकदम सही। एक भी गलत विवरण साबित हुआ तो जज को लगेगा कि बाकी बातें भी मनगढ़ंत हो सकती हैं। हाँ, और यहीं पर न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा और सबसे मजबूत स्तंभ सामने आता है, साक्ष्य यानी एविडेंस। केवल आरोप लगा देना या एक 10 पन्नों की कहानी सुना देना किसी को सजा दिलाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। भारत का कानून सबूतों की भाषा बोलता है, आरोपों की नहीं। तो चलिए इन सबूतों की भाषा को डिकोड करते हैं। कागज पर तो सबूत बहुत भारी शब्द लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? अधिवक्ता अवध वाजपेयी जी के नोट्स इन सबूतों को कैसे परिभाषित करते हैं? वाजपेयी जी के विश्लेषण में साक्ष्यों को बहुत ही व्यवहारिक श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला और शायद सबसे अकाट्य सबूत होता है वित्तीय रिकॉर्ड, मनी ट्रेल। हाँ, दहेज के मामलों में आमतौर पर बड़े लेन देन होते हैं। अगर शिकायत में कहा गया है कि 5 लाख रुपए नकद दिए गए थे, तो अदालत ये देखना चाहेगी कि क्या शादी से ठीक पहले बैंक से 5 लाख रुपए निकाले गए थे। मतलब बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट या किसी प्रॉपर्टी के बेचे जाने के कागजात। ये साबित करते हैं कि पैसे का मूवमेंट वास्तव में हुआ था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? शादी के समय तो वैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, केटरिंग, टेंट, कपड़े। सही बात है। कोई बैंक से 5 लाख रुपए निकालकर ये भी तो कह सकता है कि ये पैसा दहेज के लिए नहीं बल्कि शादी के खर्चे के लिए था। कोर्ट इन दोनों में फर्क कैसे करता है? बहुत ही शानदार सवाल है। यही कारण है कि कोई भी सबूत अकेले काम नहीं करता। वित्तीय सबूतों को दूसरी श्रेणी के सबूतों के साथ जोड़कर देखा जाता है। वो क्या है? दस्तावेजी और विजुअल सबूत, शादी के कार्ड्स, तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो शादी की डीवीडीज और एल्बम। हाँ, ये चीजें सिर्फ एल्बम में सजाने के लिए नहीं होती। कानूनी नजरिए से ये लोकेशन, प्रेजेंस और टाइमलाइन स्थापित करती हैं कि कौन व्यक्ति उस समय वहां मौजूद था जब वो लेन देन हुआ। बिल्कुल। और आज के समय में तो एक तीसरी श्रेणी भी जुड़ गई है जिसने पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी है। आप डिजिटल सबूतों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, डिजिटल सबूत। हम सब हर वक्त अपने फोन पर होते हैं। व्हाट्सएप मैसेज,
ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ भी प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी टीवी शोज में दिखाई जाती है ना? एकदम सही कहा आपने। आप अदालत में सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट लेकर नहीं जा सकते और कह सकते कि देखिए इन्होंने दहेज मांगा है। हाँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो कोई भी फोटोशॉप कर सकता है। बिल्कुल, डिजिटल सबूतों को प्रमाणित करना होता है। इससे थोड़ा और सरल करते हैं। प्रमाणित करने का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहां दहेज की मांग हो रही है। क्या मैं जज साहब को सीधे अपने फोन से वो ऑडियो प्ले करके नहीं सुना सकती? नहीं, ऐसा नहीं होता। अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि उस डिजिटल रिकॉर्डिंग या चैट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। टेम्परिंग? हाँ, इसके लिए एक पूरी तकनीकी प्रक्रिया होती है। डिवाइस का मेटा डेटा चेक किया जाता है। मेटा डेटा? हाँ, कई बार फोन को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है जहां उसकी हैश वैल्यू निकाली जाती है। ये हैश वैल्यू क्या भला है? ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। ये साबित करता है कि जो मैसेज भेजा गया था वो बिल्कुल उसी रूप में फोन में मौजूद है। इसके बिना कोई भी डिजिटल चैट कोर्ट में रद्दी के कागज के समान है। ओहो, मतलब प्रोसेस काफी जटिल है। और इसके बाद आते हैं इंसान, यानी गवाह, विटनेसेस। हाँ, जो शायद किसी भी केस की सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कड़ी दोनों हो सकते हैं। वाजपेयी जी के नोट्स गवाहों की भूमिका पर बहुत गहराई से रोशनी डालते हैं। गवाह वो लोग हैं जो अदालत में खड़े होकर इन घटनाओं की पुष्टि कर सकें। लेकिन इंसानी गवाह अक्सर जटिलताओं से घिरे होते हैं, है ना? बिल्कुल। परिवार के दबाव, सामाजिक मान सम्मान या डर की वजह से कई बार गवाह अदालत में अपने ही बयान से मुकर जाते हैं, जिसे कानूनी भाषा में गवाह का हॉस्टाइल हो जाना कहते हैं। एकदम सही। तो अगर हम साक्ष्यों की इस पूरी व्यवस्था को देखें तो मुझे एक बात समझ आ रही है। क्या? अगर एफआईआर किसी इमारत का नक्शा या ब्लूप्रिंट है तो ये साक्ष्य, चाहे वो बैंक के कागज हों या डिजिटल मेटा डेटा, उस इमारत की ईंटें हैं। बहुत अच्छा लूपक है ना? कागज पर कितना भी शानदार और विस्तृत नक्शा क्यों न बना लिया जाए, अगर पक्की ईंटें नहीं हैं तो केस की वह इमारत कोर्ट रूम में कभी खड़ी नहीं रह सकती। पहली ही आंधी में वह ढह जाएगी। ये एकदम सही आकलन है। और इस नक्शे को हकीकत में बदलने का, यानी उन ईंटों को इकट्ठा करने का काम पुलिस की जांच का होता है। इन्वेस्टिगेशन? हाँ, पुलिस का काम सिर्फ शिकायत दर्ज करके बैठ जाना नहीं है, वो उन सबूतों की कड़ियों को जोड़ते हैं। जब पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेती है और अगर उन्हें लगता है कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त ईंटें मौजूद हैं, तब वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हैं। अच्छा, तो चार्जशीट यहाँ आती है। हाँ, मनीष शुक्ला जी के अनुसार यही वो चरण है जो तय करता है कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो चार्जशीट दाखिल हो गई, पुलिस ने अपना काम कर दिया। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिर्फ शिकायत करने वाले और पुलिस के नजरिए से थी। लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, जिसे अदालत में खड़ा किया गया है, उसकी बारी कब आती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यही वो जगह है जहां पूरी प्रक्रिया अपनी सबसे अहम और दिलचस्प मंजिल पर पहुंचती है, कोर्ट ट्रायल। ट्रायल प्रोसेस? हाँ, चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत का काम शुरू होता है। गवाहों की गवाही होती है और पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए सभी दस्तावेज जज के सामने पेश किए जाते हैं। और यहीं पर बचाव पक्ष अपनी रणनीति लागू करता है, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन या जिराह कहते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये शब्द बहुत भारी है। असल में अदालत के अंदर ये जिराह काम कैसे करती है? अगर हम इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझें तो बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक झूठा साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, तो फिर उन्हें क्या करना होता है? उन्हें सिर्फ एक रीजनेबल डाउट यानी उचित संदेह पैदा करना होता है। इसे हम ऊन के एक बुने हुए स्वेटर की तरह देख सकते हैं शायद। कैसे? बचाव पक्ष के वकील को पूरे स्वेटर को कैंची से काटने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस अभियोजन पक्ष की कहानी में एक ढीला धागा खोजना होता है। बिल्कुल, जैसे वो बैंगलोर के अटेंडेंस रिकॉर्ड वाला उदाहरण जो हमने पहले लिया था, वो एक ढीला धागा है। हाँ। जिरह के दौरान वकील उस धागे को पकड़कर तब तक खींचता है जब तक कि पुलिस और शिकायतकर्ता द्वारा बुनी गई पूरी कहानी का स्वेटर उधड़कर अदालत के फर्श पर ना गिर जाए। एकदम सटीक रूपक है। बचाव पक्ष का वकील गवाहों से ऐसे सवाल पूछता है जो उनकी कहानी के अंतर विरोधों को बाहर ले आएं। कॉन्ट्रडिक्शंस। हाँ, वह बैंक स्टेटमेंट्स में ऐसी तारीखें खोजता है जो एफआईआर की तारीखों से मेल ना खाती हों। वह उन ढीले धागों को खींचकर यह साबित करने की कोशिश करता है कि जो नक्शा पुलिस ने पेश किया है वो असल में मनगढ़ंत है। और इस पूरी जिरा
सबूतों के विश्लेषण और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार होता है, फैसला। जजमेंट, हाँ। और यहाँ यह समझना सबसे जरूरी है कि अदालत भावनाओं या आंसुओं पर काम नहीं करती। बिल्कुल। यदि पेश किए गए साक्ष्यों से या बिना किसी संदेह के साबित हो जाता है कि दहेज लिया या दिया गया था, तो अदालत आरोपी को धारा 3 के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। और अगर बचाव पक्ष ने वो धागा सफलतापूर्वक खींच लिया और कहानी उधड़ गई तो अगर साक्ष्य कमजोर साबित हुए या बचाव पक्ष ये स्थापित करने में सफल रहा कि आरोप बेबुनियाद है, तो आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। एक्विटल। हाँ, कोर्ट ये मान लेता है कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ रखें तो निष्कर्ष बहुत साफ और पारदर्शी है। बिल्कुल। हमारी न्यायिक प्रक्रिया कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है जहां सिर्फ इल्जाम लगाकर किसी को फंसाया जा सके। ये एक तार्किक मशीनरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन कितनी ऊंची आवाज में रो सकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास ठोस तथ्य, सही ड्राफ्टिंग और सबसे बढ़कर मजबूत साक्ष्यों का ईंधन है। एकदम सही। लेकिन हमारे आज के स्रोतों ने अपने विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक क्लिफहैंगर भी छोड़ा है। क्लिफहैंगर वो क्या? हमने अभी देखा कि ट्रायल कैसे होता है, लेकिन मनीष शुक्ला जी के नोट्स एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। अगर किसी पर पूरी तरह से झूठा दहेज का आरोप लगा दिया जाए, तो वह व्यक्ति उस पहली एफआईआर से लेकर ट्रायल तक खुद को कैसे बचाए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, यह डिफेंस स्ट्रैटेजी अपने आप में इतना बड़ा और जटिल विषय है कि यह हमारे अगले अध्ययन का हिस्सा होगा। ये तो वाकई एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना बाकी है। बिल्कुल। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले इन सभी डिजिटल सबूतों, बैंक ट्रेल और फोरेंसिक जांच की बातों ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार पैदा कर दिया है। कैसा विचार? देखिए, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी का हर एक सेकंड ट्रैक हो रहा है। ये तो है। हम सड़क किनारे चाय पीने से लेकर लाखों की गाड़ियां खरीदने तक सब कुछ यूपीआई या ऑनलाइन ट्रांसफर से करते हैं। हमारे फोन की लोकेशन हिस्ट्री हर मिनट ये दर्ज कर रही है कि हम कहाँ हैं। व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप क्लाउड पर है। एक तरह से हम हर कदम पर अपना एक अमर डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छोड़ते जा रहे हैं। सही बात है। आज के समय में बिना कोई निशान छोड़े कोई भी बड़ा वित्तीय लेन देन करना लगभग असंभव होता जा रहा है। सिस्टम इतना पारदर्शी हो गया है कि पैसे की हेराफेरी तुरंत पकड़ी जा सकती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां दहेज जैसे अपराधों को पूरी तरह से छिपाना असंभव हो जाएगा? क्योंकि अगर हर लेन देन ट्रैक हो रहा है तो कोई ना कोई सुराग तो कोर्ट तक पहुंच ही जाएगा। या फिर, और ये संभावना ज्यादा डरावनी है, क्या लोग इन डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए, इस पारदर्शी मशीनरी की नजरों से छिपने के लिए उपहार के नाम पर कोई नया बिल्कुल अनट्रेसेबल तरीका खोज निकालेंगे? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब शायद क्रिप्टो करेंसी के जरिए, या फिर वापस उसी पुराने तरीके से दीवारों में नकद कैश चुनवाकर। ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक और मानव व्यवहार दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है ना? जैसे जैसे कानून अपनी पकड़ मजबूत करता है और तकनीक पारदर्शी होती है, क्या अपराधी उनसे एक कदम आगे निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं? ये एक अंतहीन दौड़ है। और शायद यही वो जगह है जहां कानून को लगातार खुद को अपडेट करते रहना होगा। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में कोर्ट रूम के अंदर साक्ष्यों की ये परिभाषा क्या नया रूप लेगी। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त